नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। रियो डी जेनेरो में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। भारतवंशियों में दिखा गजब का उत्साह। अमित शाह ने गुजरात के आणंद में अमूल और एनडीडीबी के विभिन्न कार्यों का किया लोकार्पण। देश के आर्थिक विकास में सहकारी समितियों के योगदान को सराहा। जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को दिखाई हरी झंडी। नियुक्ति पत्र भी किए वितरित। नड्डा ने कहा, सरकार गरीबों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का तांडव। बादल फटने से मंडी जिले में तबाही। कई पुल सैलाब में बहे। खड़ी फसलें और बाग बगीचे पानी में समाये। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में गणमान्यों ने अर्पित की पुष्पांजलि। और इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। 5 देश की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन चुनौतियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो डी जेनेरो के होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी ढोल नगाड़ों के साथ नारों से की। कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ संवाद भी किया और उनकी एक झलक पाकर खुशी व्यक्त की। गौरतलब है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कलाकारों ने एक मनमोहक प्रस्तुति पेश की, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की।
ब्राजील में कुछ युवाओं के एक समूह को देखकर लगा कि भारतीय संस्कृति में यहाँ के लोगों की कितनी दिलचस्पी है। ये समूह भारत के पौराणिक मंत्रों में गहरी रुचि रखता है। संस्कृत और हिंदी ना जानते हुए भी ये युवा अपने ही तरीके से इन पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आप भी देखिए ये युवा पूरी श्रद्धा भाव से किस तरह गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ब्राज़ील में भारत कैसा है और किस तरह से ब्राज़ील के लोग भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को और यहाँ तक कि भारत के जो पौराणिक मंत्र हैं उसको अपना रहे हैं अपनी शांति के लिए, एक नए तरीके के जीवन को समझने के लिए और सीखने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि ब्राज़ील और भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से सीख रहे हैं और यहाँ वे गाने जा रहे हैं गायत्री मंत्र हमारे सामने। तो ये लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और गायत्री मंत्र को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें हिंदी नहीं आती, संस्कृत भी ये नहीं जानते, लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर की जो भावना है वो समझते हैं। और इसके बारे में बताएंगे हमारे साथी कि कैसे इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ना सीखा, कैसे ये गायत्री मंत्र जानते हैं। गायत्री मंत्र के अलावा काफ़ी सारे मंत्र हैं। वो मुझे ये आश्चर्य होता है कि इनको शायद मीनिंग भी पता नहीं है, बस जिस तरह से गाते हैं ना तो लगता है जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल फील करके गाते हैं। How do you learn to practice it? Oh, it was through yoga classes. And the first time that I already chanted at home, but the first time that I chanted in front of other people was in a kirtan. So I had this practice for many years, joining kirtan movements in my cities, and also my daily practice, which is singing mantras every day. How did you come in contact with kirtan group? Brazilian people that went to India received the teachings and brought it for us. That was my first contact, and I'm very happy for it because it was how the culture came to me and I was touched by it. ब्राज़ील के कुछ लोग भारत में गए थे और जब वे भारत से लौटकर ब्राज़ील आए तो भारत की संस्कृति को भी लेकर यहाँ आए और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने कीर्तन ग्रुप बनाया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ बायलैटरल मीटिंग के लिए, उस समय ये लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और अपनी संस्कृति से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन। ग्लोबल साउथ के अहम समूह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आज से ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष रखेंगे। इस बार का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर सहयोग और नेतृत्व को नई दिशा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की चर्चा से होगी। इस सत्र में केवल ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हिस्सा लेंगे। इसके बाद एक वर्किंग लंच के दौरान शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिन का तीसरा एजेंडा बहुपक्षवाद को मजबूत करना, आर्थिक और वित्तीय मामलों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगा। शाम को सभी नेताओं के लिए एक औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। The program on the 6th includes the first agenda item is the reform of the global governance, and thereafter there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format. 7 जुलाई को सम्मेलन का चौथा एजेंडा पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य होगा, जो कि नवंबर में ब्राजील COP30 की मेजबानी करेगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा रहेगा। सम्मेलन के बाद 4 अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। वैश्विक शासन और AI पर नेताओं का वक्तव्य, जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क घोषणा, सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों को समाप्त करने की साझेदारी, ब्रिक्स नेताओं की घोषणा। 4 रिपोर्ट भी नेताओं को सौंपी जाएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, व्यापार परिषद, महिला व्यापार परिषद और सिविल सोसाइटी काउंसिल की रिपोर्ट। The next day, which is on the 7th July, the fourth item of the agenda is environment, COP30 and global health. As you are aware that Brazil will also be hosting COP30 later in the year in November,
which is why climate change and COP issues become very important. ब्राजील की अध्यक्षता में ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को स्वर देने की कोशिश है। भारत की प्राथमिकताएं भी इन मुद्दों के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से कई देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भविष्य के एजेंडे के लिहाज से और भी अहम मानी जा रही है। ब्रिक्स में 10 पूर्ण सदस्य देशों के अलावा 12 साझेदार देश, 8 आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष और 7 क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। 10 परमानेंट सदस्यों वाला ब्रिक्स आज अपने स्थापना के सबसे गंभीर चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चुनौतियां और मध्य पूर्व में लगातार संघर्ष ब्रिक्स के लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं। इसलिए आज ब्रिक्स की सफलता इस बात पर निहित नहीं है कि कितने सदस्य देश इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं, बल्कि इसकी सफलता इस बात में है कि जो देश सदस्य हैं वो देश एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखें और आपसी मुद्दों को बातचीत से हल करने की कोशिश करें। अगर ब्रिक्स इस रास्ते पर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। डीडी न्यूज़ के लिए रियो द जेनेरो से पीयूष कैमरा पर्सन और जयशंकर कैमरा पर्सन के साथ मैं अखिलेश सुमन। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद स्थित अमूल डेयरी में आयोजित एक कार्यक्रम में सहकारिता से जुड़े लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक सहकारिता से समृद्धि रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। देश की 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें हर रोज परिश्रम करके दूध के उत्पादन में सहयोग करती हैं। इन बहनों का 80,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा 56 लाख बहनों के खातों में जाएगा। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विज्ञान भवन में कार्यक्रम में आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को हरी झंडी दिखाई और नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 2021 से फरवरी 2025 के बीच दिल्ली को 1700 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब जन कल्याण के लिए इस फंड के खर्च की जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कंधों पर आ गई है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1400 कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सहित बड़ी संख्या में नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि पिछली आप सरकार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों का नतीजा था कि लंबे समय से दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई थी। दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल था।
हमने अपने छोटे से कार्यकाल में बड़े फैसले लिए हैं। बाकी वैकेंसी पर भी जल्दी नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। के इतिहास में परमानेंट नर्सिंग स्टाफ के अपॉइंटमेंट लेटर सरकार के द्वारा बांटे गए हैं। वर्षों से स्टाफ की कमी के कारण दिल्ली के अस्पताल बेतरतीब चल रहे हैं। ना डॉक्टर, ना नर्सिस, ना पैरामेडिकल स्टाफ। आज सरकार ने इन वैकेंसीज की भर्ती के लिए जिस तरीके से इतने छोटे अपने कार्यकाल में बड़ा प्रयास किया और लगभग 1400 नर्सिस को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। इसके साथ ही बाकी की वैकेंसीज पे भी सरकार जोरों से काम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आनंद विहार में आयोजित महारक्तदान शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से ब्लड डोनेशन की मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। ABVIMS और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग द्वारा राष्ट्रीय PMR दिवस 2025 का आयोजन किया गया। विकलांगता होने से पहले ही रोके विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को समय पर इलाज, सही जानकारी और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। दिव्यांगजनों को उनके कौशल और क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। इस सत्र का उद्देश्य दिव्यांगजनों और आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सहायता प्रदान करना था। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। मंडी जिले के पधर उपमंडल और चोहार घाटी में बादल फटने से तबाही मची है। बादल फटने से तेज सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से गांव के पास बना हुआ एक वाहन योग्य पुल और 3 पैदल पुल पानी में बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाले के किनारे बसे ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन, खड़ी फसलें और बाग बगीचे भी पानी और मलबे में समा गए हैं। बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुमूल्य हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 124वीं जयंती है और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, उसने दुनिया में अधिकतर देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और यही वजह है कि आज ऐसे काफी देश हैं जो भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% रही, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में देश की विकास दर इसी आंकड़े के आसपास रहने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की विकास दर इस साल
6.3% और अगले साल 6.4% की दर से आगे बढ़ सकती है। जबकि भारतीय उद्योग परिसंघ का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.40 से 6.70% के साथ आगे रह सकती है। अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के कारण देश के निर्यात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 825 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6% अधिक है। इससे पहले वित्त वर्ष 2013-14 में देश का निर्यात केवल 466 बिलियन डॉलर था, जो बीते एक दशक में देश के निर्यात में निरंतर प्रगति को दिखाता है। एक तरफ देश तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, वहीं महंगाई दर भी न्यूनतम स्तरों पर बनी हुई है। मई 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.82% पर रही थी, जो कि फरवरी 2019 के बाद खुदरा महंगाई का सबसे निचला स्तर है। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के कारण पूंजीगत बाजारों पर भी निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की संख्या दिसंबर 2024 तक बढ़कर 13.2 करोड़ हो गई है, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 4.9 करोड़ पर था। ये बढ़ोतरी इक्विटी बाजारों में बढ़ती सार्वजनिक रुचि और देश की दीर्घकालिक क्षमता में विश्वास को दर्शाती है। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रन का लक्ष्य रखा है। आज मैच का 5वां और आखिरी दिन है। फिलहाल बारिश के कारण खेल शुरू नहीं हो सका है। इससे पहले चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 72 रन बना लिए थे। हैरी ब्रूक 15 और ओली पोप 24 रन बनाकर खेल रहे थे। अब भारत को मैच जीतने के लिए 7 विकेट की जरूरत है। वहीं इंग्लैंड को ये मैच अपने नाम करने के लिए 536 रन और बनाने होंगे। सीरीज का पहला टेस्ट जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश ने गाजियाबाद के मोदी नगर में राज्य स्तरीय खेल चैंपियनशिप और राष्ट्रीय टीम चयन शिविर का आयोजन किया। स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मनोज शुक्ला ने एथलीटों के प्रयासों की सराहना की और साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की और आभार व्यक्त किया। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। स्पेशल ओलंपिक स्टेट चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ हैं स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश शुक्ला जी। सर, आपका स्वागत है। एक शुरुआत हो चुकी है स्टेट चैंपियनशिप की, लगातार ऐसे आयोजन हो रहे हैं, तो इस एक्सपोजर को किस तरह से देखते हैं स्पेशल एथलीट को, कि जिनको की मतलब एक एक्सपोजर की काफ़ी कमी रहती है, लेकिन अब वो काफ़ी बढ़ चुका है वो एक्सपोजर। निश्चित तौर पर जब इस देश के अंदर 5% लोग दिव्यांगता और उसमें से भी 1% लोग मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित हों और एक समाज में वो स्थिति हो कि लोग उनको घर में रखते थे, घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे, यहाँ तक कि विद्यालय, सामान्य एजुकेशन और सामान्य मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी बाहर निकलते नहीं थे। ऐसे में हमने अभियान लिया और आज देश में एक सबसे बड़े संस्थान के रूप में हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने लाखों लोगों को अपने आंदोलन से जोड़ा है। मुझे बहुत हर्ष होता है जब ये हमें लगता है कि हमारा एक बच्चा हमारे यहाँ से अपने घर से निकलता है, अपने डिस्ट्रिक्ट में किस गेम में खेलता है, हमारे स्पोर्ट्स सेंटर में खेलता है, डिस्ट्रिक्ट गेम्स में खेलता है, फिर स्टेट चैंपियनशिप में आता है और उसको मौका मिलता है विश्व स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर खेलने का। हमने इसका परिणाम ये देखा कि हमारे कई बच्चे जो बर्लिन ओलंपिक में गए थे, आज किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में नौकरी कर रहे हैं, आज किसी उद्योग में काम करने का प्रयास कर रहे हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, जो अपने आप अपने घर से निकल कर अकेले, जो घर में भी बिना किसी सहारे से नहीं रह सकते थे, आज वो पूरी दुनिया में अकेले अपने बल पर जाते हैं, अपनी समझ से जा पाते हैं। ये करके जब उनके चेहरे की मुस्कान देखते हैं तो हमारे मन को बहुत खुशी मिलती है, आत्मसंतोष मिलता है। सर, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, लगातार जो बच्चे हैं जो मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित है उनकी बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो इससे कितना बड़ा बल मिला है इस अभियान को? हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि देश की वो भी स्थिति थी कि जब शुरुआत की 10 पंचवर्षीय योजनाओं में उस समय के विकलांगता शब्द का एक बार उपयोग नहीं हुआ। जब 2001 तक जनगणना में ये गिना ही नहीं गया 2000 के पहले कि देश में कितने दिव्यांग और विकलांग लोग रहते हैं, जब ये गिनती ही नहीं की गई तो कितनी बड़ी योजनाएं चल रही होंगी। और उसके बाद देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आते हैं जिसकी जनगणना कराते हैं और उससे आगे बढ़कर देश में ऐसे नरेंद्र मोदी रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री आते हैं जो प्रधानमंत्री से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि हमारे अभिभावक के रूप में उन्होंने दिव्यांग बच्चों को, विकलांग से दिव्यांगता का शब्द लाना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रेरक था।
हमारे बच्चे जब खेलने जाते हैं तो उनकी व्यक्तिगत चिंता करना, और जब हम मेडल जीत कर आते हैं तो पास में बुलाकर उनका हमारे बच्चों के कंधे पर रखा हाथ हमें लगता है कि हमको सदा सर्वदा ये साहस देता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, और देश पूरा हमारे साथ खड़ा है। इस बात का जो जुनून, इस बात का जो विश्वास हमको दिलाते हैं और हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता है, उसके लिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं, उनका आभार करता हूं। उन्हीं के कारण ये 7 दिव्यांगताएं 21 दिव्यांगताओं में भी परिवर्तित हो पाई, इन सबको भी शामिल कर पाए, सबको मौका मिल पाया। ऐसा एक महत्वपूर्ण काम करने का माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं हृदय से उनका आभारी हूँ, हृदय से धन्यवाद हूँ। और हम सब दिव्यांग संस्थाओं में और दिव्यांगता के साथ काम करने वाले लोग, हम ये मानते हैं कि निश्चित तौर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से हम सबके अभिभावक हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका सानिध्य हमको हमेशा प्रेरणा देता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देश में एक क्रांति आ रही है, जिस तरह से जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, खेलने के एक्सपोजर मिल रहा है, चाहे वो नेशनल कंपटीशन हो, चाहे वो स्टेट कंपटीशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल कंपटीशन हो, तो कहीं ना कहीं अब ये बच्चे भी पीछे नहीं हैं और विश्व स्तर पर मेडल जीत के ये बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मॉन्टी के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, गाजियाबाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ, क्योंकि DD न्यूज़ ही है भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।